स्टडी विद सौरभ पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के लिए जो 2021 में उसका एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर सेट 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। ऐसे मैं करंट अफेयर को लेने के लिए नहीं सोचा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 5 सितंबर 2020 को एक ऐप भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया था, निःशुल्क मोबाइल ऐप। उसका नाम क्या था? तो इंग्लिश प्रो। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो इंग्लिश प्रो। ठीक है, इंग्लिश प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण के बारे में कि अल्फा कण के डबली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? तो अल्फा कण के डबल चार्ज आयन को बोलते हैं हीलियम। अल्फा कण हीलियम के डबल चार्ज आयन को बोलते हैं। जैसे देखिए ये हीलियम है, इसका डबल चार्ज आयन हो गया, इसको बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के पास अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन होता है। मिटा देता हूँ, 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। और अल्फा पार्टिकल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो लिविंग सेल को नष्ट कर सकता है, लिविंग सेल को नष्ट कर सकता है, इसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी का 1/10 होता है। ठीक है, लाइट के वेलोसिटी का 1/10 होता है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल के बारे में और जानेंगे कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011-12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारतीयों के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा कितने रुपए प्रति माह तय की गई थी? 2011-12 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, उसने भारत में गरीबी रेखा को तय किया था। तो उसमें ग्रामीण गरीबी के प्रति माह कितने रुपए बताया था? तो 816 रुपया। ठीक है, 816 रुपया बताया था ग्रामीण लोगों के लिए और 1000 रुपया बताया था शहरी लोगों के लिए। ये था गरीबी के बारे में बताया था जब भारत सरकार ने आयोग 2011-12 में तय किया गया था। भारत सरकार ने गरीबी के आकलन के लिए अभी तक कई आयोगों का गठन किया है। आइए कुछ आयोग के बारे में जानते हैं। देखिए कुछ आयोगों में से जैसे दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, जो कि 1901 में छपा था। इसमें दादा भाई नौरोजी ने 67-68 के मार्केट प्राइस पे 67-68 का जो प्राइस था उस पे बताया था कि 16 से लेके 35 रुपया पर कैपिटा पर ईयर, मतलब एक आदमी एक ईयर में 16 से लेके 35 रुपया तक ही कमाता है, ये बताया था दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया था 1938 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद बनाया गया था बॉम्बे प्लान 1944 में। ठीक है, ये तीनों याद रखें। इसमें ये ज़रूरी है याद रखना, कई जगह किताबों में आपको 20 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, 20 रुपये मिलेगा। ऐसे था कितना? तो 16 से लेके 35 रुपया। ये भारत सरकार का डाटा है, वहाँ से मैं लाया हूँ। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि तेंदुलकर समिति, एक कमेटी और बनी थी। तेंदुलकर समिति कब बनी थी? तो 2009 में। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो तेंदुलकर समिति के हिसाब से ही जो ये रिपोर्ट तेंदुलकर समिति के हिसाब से ही जो था ना 2011-12 के हिसाब से जो पूछा जा रहा था आपके क्वेश्चन में,
11-12 के हिसाब से तो 816 रुपया था ग्रामीण में और 1000 रुपया था शहरी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक और रंगराजन कमेटी है 2014 में, ठीक है, आई थी। सेटअप कब हुआ था? तो 2012 में। तो ये याद रखें और कुछ आगे देखते रहेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है 43B, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, DPSP, उसका जो आर्टिकल 43 है उससे संबंधित है, जो DPSP 36 से 51 के बीच में है, उससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43B। DPSP के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो DPSP जो है वो कहाँ से आया था? तो आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है DPSP को? आयरलैंड से। ठीक है, DPSP कब आया था? तो ये पहले से ही संविधान में था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नहीं आया था, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, और DPSP के लाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो BN राव का, याद रखें। इसका जो ड्राफ्ट था उनमें बड़ा सहयोग था किनका? तो BN राव का। DPSP 36 से लेके 51 के बीच में है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 43B दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 43 जो था वो पहले से नहीं था, ये अमेंड होकर आया है, मतलब कि संविधान में संशोधन करके आया है। तो DPSP में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो DPSP में मात्र अभी तक 4 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, 4 बार ही संशोधन हुआ है, जिसमें 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 43B में सहकारी समितियां हैं, ये जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011 में हुआ था, इसी में सहकारी समितियों को शामिल किया गया। सहकारी समितियों को कब शामिल किया गया? 2011 में 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शामिल किया गया था। अब बचा 86वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था? तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कि 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को, 0 से लेके 6 साल तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, यह 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, अब बात यह है कि 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों के शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में और कहाँ कहाँ चर्चा की गई है, ये बात भी जानना जरूरी है। तो शिक्षा के बारे में और चर्चा कहाँ कहाँ की गई? तो 2 जगह और की गई है। पहला तो किया गया है 21A में, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21A में कहा गया है। और दूसरा 51 का 11, ये जो हो जाएगा ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य, जो सबसे लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य है उसका है। ये जो क्वेश्चन है ये CPO में पूछा गया है। CPO जो अभी हुआ है 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस किस में है 86वां संशोधन से जो शिक्षा के बारे में किस किस में चर्चा है। तो शिक्षा के बारे में 2 जगह चर्चा, 3 जगह है। एक तो आर्टिकल 21A में, दूसरा 51-11 में और तीसरा DPSP के 45 में। DPSP का 45वां नंबर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 45 में, इसमें कहा गया है कि 0 से लेकर 6 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये हो गया। अब 2 बचा 42वां और 44वां, मैं इसको मिटा देता हूँ। 2 बचा है 42वां और 44वां। तो 42वां बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें 4 बार हुआ था संशोधन, 2, 3, 4, इसमें 4 आर्टिकल में संशोधन किया गया है 42वां में।
4 आर्टिकल में संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, पहला तो किया गया है 39 में, दूसरा किया गया है 39D में, ठीक है, 39 च में किया गया है। फिर किया गया है 42वां संविधान संशोधन से 43 क में, 43 क में 42वां संविधान संशोधन से किया गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन से इतना देख लिए। अब एक बचा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन से जो संविधान संशोधन जो 44वां है, इससे संशोधन किया गया है आर्टिकल नंबर 38 के। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें आय एवं अवसर की जो असमानता हो उसे सरकार खत्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कहता है डीपीएसपी। और डीपीएसपी आप जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये न्यायालय में आप नहीं कह सकते हैं कि ये लगाइए, जैसे आप फंडामेंटल राइट को कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो ये नहीं है अधिकार। ठीक है, ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ठीक है, कौन थे? तो अकबर के शासनकाल में कौन थे? तो राजा टोडरमल। राजा टोडरमल एक प्रणाली थी जिसके लिए बहुत फेमस है, उसे बोलते हैं 10 साल प्रणाली। 10 साल प्रणाली या व्यवस्था। 10 साल व्यवस्था के लिए जो राजा टोडरमल जाने जाते हैं। अब यह 10 साल व्यवस्था क्या था? तो 10 साल व्यवस्था था कि 10 सालों का जो औसत उत्पादन हो, ठीक है, औसत उत्पादन 10 सालों का औसत उत्पादन पे जो मूल्य हो उसी पे टैक्स लगेगा। 10 साल का जो औसत उत्पादन हो उसके मूल्य पे टैक्स लगेगा। और आप जब टैक्स लगेगा वो 1/3 भाग आप नगद में दीजिए, नगद। ठीक है, और 1/10 भाग पर ईयर वसूला जाएगा। ठीक है, पर ईयर वसूला जाएगा 1/10 भाग, और 1/3 भाग नगद में देना पड़ेगा। ये 10 साल व्यवस्था थी। और ये कब स्टार्ट हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो 1580 में। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, कुछ और जानना है। जो राजा टोडरमल जो थे, तो दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया का टोडरमल, ये सवाल पूछा गया है। तो साउथ इंडिया का जो टोडरमल है उसे बोलते हैं मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां को साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं। किनको? मुर्शिद कुली खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा और अफगान के शासक जो थे अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी? तो विश्व प्रसिद्ध क्वेश्चन, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की 3 लड़ाई हुई, 1 2 3। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, ये हुआ था 1556 ईस्वी में। तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली या मराठों के बीच हुई थी, जो कि हुई थी 1761 में। ठीक है, तो ये पानीपत के युद्ध के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह है स्विच। यह डायग्राम देखिए, यह है बैटरी, यह है वायर, ये जो कनेक्टिंग वायर है ये वायर है, ये जो है रेसिस्टेंस, ये प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है और ये अमीटर है। ठीक है, ये वोल्टता को मापता है, ये करंट को मापता है। याद रखिएगा, अमीटर किसको मापता है? अमीटर मापता है करंट को, विद्युत धारा को, और ये विभवांतर को मापता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास किया? नौसेना का अभ्यास जो मालाबार था उसको किया किसने? तो उसको में कौन से शामिल थे? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिएगा तो पाइएगा कि ये जो थे इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वाड कंट्री है। क्वाड कंट्री है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि एक और क्वाड है, इसको वेस्ट एशिया क्वाड बोलते हैं। वेस्ट एशिया या एशियन क्वाड। इसमें भी 4 कंट्री है। पहला भारत, यूएई, इजराइल, यूएसए। तो याद रखिएगा कौन है? भारत, ये है यूएई, ठीक है, ये यूएसए याद है, और ये इजराइल है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कौन कौन से है वेस्ट क्वाड में? भारत, यूएई, इजराइल और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? तो 1:8 कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर किसके रूप में जाना जाता है? तो अंगूर की खेती विटिकल्चर। सब्जियों और फलों की जो खेती है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। मछलियों का जो प्रजनन कराया जाता है आर्टिफिशियल रूप से, इसे बोलते हैं पिसीकल्चर। और रेशम का जो कीटों का पालन होता है इसे बोलते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खिलाड़ी तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो दीपिका कुमारी हो गई, ये तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी नामक अखबार निम्न में से किससे संबंधित है? तो राजा राममोहन से संबंधित है। राजा राममोहन राव ने बहुत सारी पत्रिका निकाली, जिनमें संवाद कौमुदी, जिसको हिंदी में चंद्रिका बोलते थे। संवाद कौमुदी कब निकाली, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कब निकाली? तो 1821 में। संवाद कौमुदी कब निकाली? 1821 में। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि इसकी भाषा कौन थी? तो बंगाली। इसकी भाषा बंगाली थी। ठीक है, बंगाली थी। और ये जो संवाद कौमुदी थी, इसमें राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध किया था किस पत्रिका में? तो संवाद कौमुदी में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राममोहन राय की और कई सी पत्रिका हैं, जिसमें मिरातुल अखबार कई बार पूछा जाता है। फारसी में लिखे थे, फारसी भाषा में लिखा हुआ उनका मिरातुल अखबार, जो कि 1822 में लिखा था मिरातुल अखबार। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मिरातुल अखबार लिखा था। और कुछ उनके बारे में जानते हैं। मिरातुल अखबार लिखा था। उन्होंने कई सारे संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें से आत्मीय सभा कई बार पूछा जा चुका है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, यह भी पूछ रहा है। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, यह भी पूछता है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1817 ईस्वी में। ठीक है, जिनमें डेविड हेयर ने इनकी सहायता की थी। डेविड हेयर ने इनकी सहायता की थी हिंदू कॉलेज बनाने में। तो हिंदू कॉलेज कब बनाया था इन्होंने? तो 1817 ईस्वी में। ठीक है, यह भी याद रखने वाली बात है।
एक और याद रखने वाली बात है कि ये जो राजा शब्द है, इनका नाम मोहन राय था, ये राजा शब्द किसने दिया? राजा शब्द किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी किनको? राजा राम मोहन राय को, और वो इंग्लैंड गए थे। ये भी सवाल कई बार आ चुका है, खास करके पीसीएस लेवल में, कि समुद्र के रास्ते, सी के रास्ते इंग्लैंड जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राजा राम मोहन राय थे, इंग्लैंड के व्यक्ति। और इनका जो मृत्यु था, डेथ, राजा राम मोहन राय का डेथ कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में ही हो गया था, लंदन में ही, ब्रिस्टल। ब्रिस्टल नाम का एक जगह था, वहाँ पे इनका डेथ हुआ था, ब्रिस्टल में। और ये जो ब्रिस्टल में डेथ हुआ था, यहाँ पे इनका समाधि भी है। समाधि कहाँ है राजा राम मोहन राय का? तो ब्रिस्टल में ही है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ चीज़ें जाना हमने। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीसीसीआई ने 2021 तक के लिए भारतीय टीम क्रिकेट प्रायोजक कौन है? तो एमपीएल स्पोर्ट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 20 से 21 में हुई। यह प्रश्न यूपी लेखपाल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारतीय स्वच्छ भारत मिशन जो था ग्रामीण, इसके द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 से 21 में हुई थी। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन कौन सा मंत्रालय चालू करता है? तो स्वच्छ भारत मिशन चालू करता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। यहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी रहेगा तो उसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन था 2014 से लेके 2019 तक पहला फेज चला था, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल ब्लास्टर्स टीम जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है केरल ब्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन हुआ है? तो उस समय तक 103 बार संशोधन हुआ था, लेकिन अभी तक 105 बार संशोधन हो चुका है, 105 संशोधन हो चुका है। अब इसमें जान लेना है कि कौन कौन सा संशोधन कब हुआ। ठीक है, तो पूछता है जो वो जान लें। तो 100वां संशोधन हुआ था, 100वां जो संशोधन हुआ था वो बांग्लादेश और भारत के बाउंड्री को लेकर हुआ था। बांग्लादेश और भारत की बाउंड्री को लेकर हुआ था 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जीएसटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीएसटी है 101वां का संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा, जीएसटी। 102वां संविधान संशोधन कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन कौन सा है? तो 102वां कौन संविधान संशोधन है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए, इस पे 102वां संविधान संशोधन हुआ था। 103वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो 103वां संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से संबंधित है। इसका आप बिल भी याद रखिए कि ये कौन सा बिल था। बिल जब राष्ट्रपति से साइन होता है उसी के बाद वो एक्ट बनता है, तो इसका बिल कौन सा था यह भी याद रखिएगा। तो ईडब्ल्यूएस 124वां बिल था, ये याद रखें। 104वां संविधान संशोधन कौन सा था? तो 104वां संविधान संशोधन था लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये जब से संविधान चालू हुआ है तब से ही बढ़ता जा रहा है, अभी 2030 तक हो गया, 2020 में ख़त्म होने वाला था, तो 2020 तक हो गया। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी एक नया
105वां संविधान संशोधन जो आया है ओबीसी बिल से लेके है, ओबीसी से संबंधित है। इसमें राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो किसी भी जाति को अब जो ठीक समझे उन्हें ओबीसी में डाल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू किसका सहायक नदी है? तो शारदा का। ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, याद रखें, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम के लोगों का पारंपरिक बांस नृत्य कौन सा है? तो चिराव। ठीक है। मिजोरम का ये देखिए बांस, इसमें कुछ नृत्य होता है, तो मिजोरम के लोगों का बांस नृत्य है। तो नृत्य से संबंधित हमेशा सवाल पूछते रहता है, तो नृत्य को लेके मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसी से सवाल आएंगे तो आएंगे, लगभग 80% सवाल जो आएंगे उसी से ही आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आर्ट सारग्रही एक कला है, एक उच्च स्तर की कला है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में कौन सी वो जगह थी जहां सारग्रही कला, इलेक्ट्रिक आर्ट 7वीं से 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तर दक्षिण भारत की वास्तुकला का समेकित मिश्रण है? तो ये पड़क्कल है, पदक्कल जो बोलते हैं, तो ये जो है पड़क्कल का, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पलक्कड़, ये याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ययाति और तुगलक नामक नाटक किससे संबंधित है? तो ये है गिरीश कर्नाड से, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए आप याद रखें, ययाति और तुगलक, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे से ये करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन इसमें अभी का जो डेटा है वो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत का जो व्यापारिक भागीदार कौन है, शीर्ष व्यापारिक भागीदार। तो अभी जो फिनेंशियल ईयर 2022 का है, 2021-22, उसमें यूएसए चाइना को पीछे छोड़ के सबसे आगे चला गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां मिठानकोट में किस नदी में मिल जाती है? तो मिठानकोट में ये किस नदी में मिल जाती है? तो सिंधु में। ठीक है, सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो दिया गया है, तो ये जो सप्त सिंधव प्रदेश जो है उसका चित्र दिया गया है, सप्त सिंधव प्रदेश। इसमें देखिए 6 नदियां हैं जिसके बारे में जानते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद करिए, 10 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में, सिंधु जल समझौता हुआ, जिसका मेडिएटर कौन था, मध्यस्थता किसने कराई थी? तो वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। ठीक है, याद रखें, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। तो इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों को 2 पार्ट में बांट दिया है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो पश्चिम की जो नदियां हैं, पश्चिम की जो तीनों नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान रखेगा, 20% वाटर भारत रखेगा। वहीं रावी, व्यास, सतलज जो पूरब की 3 नदियां हैं, इसका 20% हिस्सा पाकिस्तान रखेगा और 80% हिस्सा भारत रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने निम्न में से किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के विरोध किया? ठीक है, तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में। ठीक है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में, याद रखिएगा। तो ये हमने देख लिया, जो सेट 2 था
जितने भी एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर 2021 का एग्ज़ाम हुआ उसका सेट 2 हमने देख लिया, जिसमें 25 क्वेश्चन थे। तो 2500 क्वेश्चन को हमने डिटेल रूप से देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।